मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। और माई सेल्फ ओभिक रॉय एंड फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकन एंड दिस इज माई sixth video from the function chapter as well. So in the last lecture that we had discussed about the composite function G compose F and F compose G, okay, and we had covered 3 questions as well yesterday. Today we will discuss these composite functions as well, and we will cover different type of questions from the composite functions, okay. तो यहाँ पर देखो, ये composite functions का तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट भी ये डिस्कस किया था, जिसको ये डिस्कस अपना ये अब तक नहीं देखा है कि लेक्चर नंबर 4 में जाओ। लेक्चर नंबर 4 में ये कॉम्पोजिट फंक्शंस जो है, किसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोला जाता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये सब डिस्कस किया गया है लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में जाओ, फंक्शन चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें जाओ, उसमें जाके देखो कि कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में क्या क्या बोला गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये जो लेक्चर नंबर 4 है वहाँ से ही ये कॉम्पोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यस्टरडे भी हम लोगों ने एक क्लास में हम लोगों ने ये कॉम्पोजिट फंक्शंस का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था, बेसिक लेवल का क्वेश्चंस हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये सब ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। तो ये सब बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस, ओके। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो बोर्ड लेवल में कुछ भी क्वेश्चन आए तुम लोग क्लियर कर सकते हो, और एंट्रेंस में भी कुछ भी क्वेश्चंस आए आप लोग आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्या है, एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, ठीक है। अब एफ एक्स दिया गया है, ओके, जी एक्स भी दिया गया है। अब देखो एफ एक्स दिया गया है यहाँ पर और जी एक्स भी दिया गया है। अब तुम्हें ये प्रूफ करना है कि शो दैट जी इज नॉट 1 1, ठीक है। जी फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं होगा और जी कंपोज एफ फंक्शन जो है वो 1 1 होगा, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है उन लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1, ओके। तो पहले ये क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो देखो यहाँ पर हियर f such that what and to z, that means नेचुरल नंबर से इंटीजर नंबर में जा रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर टू इंटीजर, तो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एक्स, और जी क्या दिया गया है, वो इंटीजर से इंटीजर में ही जा रहा है। दैट मीन्स एफ फंक्शन में इनपुट होता है नेचुरल नंबर, आउटपुट होता है इंटीजर नंबर, और जी फंक्शन में इनपुट भी इंटीजर, आउटपुट भी इंटीजर, ठीक है। ये आउटपुट सेट और ये इनपुट सेट, ठीक है। और इसमें जी फंक्शन जो है उसको दिया गया कि जी एक्स इक्वल्स टू दिस वन, ओके। हाँ, अब जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि जी फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा, वो तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। तो जी फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स का हम लोगों ने एकदम फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शन का मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन 1 1 भी नहीं होता है और ऑन टू भी नहीं होता है। ये फंक्शन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कैसी होगा, यहाँ पर एफ एक्स क्या जगह जी एक्स है, फंक्शन का नाम है जी, है, उसमें फंक्शन का नाम एफ था, तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर, एक ही फंक्शन का नाम कुछ भी हो, जस्ट तुम्हें देखना है कि मॉड एक्स जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें चेक करना है कि जी इज नॉट 1 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो here
जी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ एक्स। फॉर ऑल एक्स कहां से हम लोग को चूज करना है, फ्रॉम द इंटीजर सेट। देखो यहाँ पर जी के लिए इनपुट सेट क्या है, इंटीजर, आउटपुट सेट भी इंटीजर है। दैट मींस एक्स का वैल्यू हम लोग जेड से चूज करेंगे, इंटीजर से चूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सपोज अब ले लो सपोज, देखो हियर इफ वी चूज एक्स इक्वल्स टू 1, चूज कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 1। ये हम लोग को चेक करना है कि जी फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, प्रूफ करना है। एक्स इक्वल्स टू 1, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ 1, आंसर इज 1। तो ये तो जेड में बिलोंग करता है, आउटपुट जेड में बिलोंग करता है, ये इनपुट है, ओके। अब x इक्वल्स टू -1 लेते हैं, g ऑफ x इक्वल्स टू कितना होता है, मॉड ऑफ -1, और मॉड ऑफ -1 का आंसर भी 1 होता है, जो कि इंटीजर में बिलोंग करता है। दैट मींस यहाँ पर इनपुट 2 चूज कर रहे हो, लेकिन आउटपुट का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। सो फॉर मल्टीपल values of x, we are getting unique value of gx. So g is not 1 1. So g is not 1 1. g is not 1 1. हो गया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे इसमें, देखो नेक्स्ट पार्ट जो है, नाउ वी हैव टू प्रूव जी कंपोज एफ, ये जो फंक्शन है इज 1 1, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अब एफ सब्जेक्ट क्या था, n to z, एंड एफ एक्स क्या दिया गया था, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ, एंड जी सब्जेक्ट क्या था, z to z, एंड जी एक्स क्या दिया गया था यहाँ पर, मॉड ऑफ। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए नाउ x1, x2 हम लोग चूज कर रहे हैं। इनपुट सेट क्या है, जी कंपोज एफ को दिखाना है 1 1, ठीक है। तो जी कंपोज एफ कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये सपोज पहला सेट क्या है, n है, ये z है, ये भी z है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए इस फंक्शन का नाम f और इस फंक्शन का नाम g। अगर यहाँ से डायरेक्ट ये फंक्शन जाना जाए तो इस फंक्शन का नाम बोला जाता है जी कंपोज f, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा सेट है, ये सेट है इनपुट। इसमें हम लोगों ने x1 और x2 दो वैल्यू चूज किया है। तो ये इनपुट सेट का नाम क्या है, नेचुरल नंबर, ओके। अब चूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं पता है, जैसे 1 1 इसमें नॉर्मल हम लोग क्या करते थे, fx1 इक्वल्स टू fx2 ऐसे चूज करते थे ना, लेट बोल के। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम f है, इसलिए fx1 और fx2 लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, जी कंपोज एफ। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि जी कंपोज एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू जी कंपोज एफ ऑफ x2। 1 1 इसके लिए तो ये फंक्शन का नाम है, और ये x1 x2 ये आउटपुट से, ये जी कंपोज एफ ऑफ x1 और ये जी कंपोज एफ ऑफ x2, ठीक है। ये दो आउटपुट है, उसको हम लोगों ने इक्वल ले लिया। देखो ये उसमें जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या किया था, ये ए सेट, ये बी सेट, इसमें हम लोगों ने x1 इक्वल्स टू x2 लिया था, फंक्शन का नाम था f, और यहाँ पर था fx1 और ये था fx2, दोनों को हम लोगों ने इक्वल लिया था। फिर इक्वल लेके हम लोगों ने प्रूफ किया था कि x1 इक्वल्स टू x2 है, तभी जाके ये 1 1 प्रूफ हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फंक्शन का नाम यहाँ पर f है, इसलिए fx1 और fx2 दिया है। यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, देखो जी कंपोज एफ, तो इसलिए हम लोगों ने जी कंपोज एफ ऑफ x1 जी कंपोज एफ ऑफ x2 ये लिखा है। बात एक ही है, फंक्शन का नाम यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट
अब देखो जी कॉम्पोज है, जैसे जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं पता है? जी ऑफ एफ एक्स, कॉम्पोजिट फंक्शन का प्रॉपर्टी जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स टू। ठीक है? अब क्वेश्चन में तो बोला गया कि एफ फंक्शन जो है, एफ फंक्शन जो है वो क्या दिया गया है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया गया। देखो यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में दिया गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स वन की जगह एक्स वन लिख सकते हैं, और ये जी ऑफ ये क्या लिखा गया? देखो जी ऑफ एफ एक्स टू मतलब एक्स टू है कि नहीं? तो यहाँ पर तुम्हें जो ये फंक्शंस दिया गया है जी ऑफ एक्स वन एंड जी ऑफ एक्स टू, देखो यहाँ पर एफ एक्स वन की जगह एक्स वन और एफ एक्स टू की जगह में एक्स टू लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स वन और ये एक्स वन दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वन दैट मीन्स एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू दैट मीन्स एक्स टू लिखा है। अब देखो जी ऑफ एक्स वन, यहाँ पर जी फंक्शन क्या दिया गया है? देखो मॉड ऑफ एक्स दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स टू। ठीक है? ऐसा आया। अब मॉड ऑफ एक्स वन और मॉड ऑफ एक्स टू, यहाँ पर ये एक्स वन और एक्स टू कहां से चूज करना है तुम्हें? नेचुरल नंबर से। देखो नेचुरल नंबर से चूज करना है ना एक्स वन और एक्स टू। तो नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर चूज कर सकते हैं हम लोग, है? From the natural number set, can I choose the negative numbers as the values of x1 and x2? I don't think so. In the natural number set, no negative numbers are there. Okay, so that means we cannot choose the negative numbers from the natural number set. That's why this mod is useless here. Okay, that means if you are choosing all the positive numbers, then why should I use this mod here? Right? Actually, you don't need to use this mod in this place. So that means x1 equals to x2 for all, ऐसे लिख लो, for all x1, x2 belongs to the natural number. तो नेचुरल नंबर में से सब तो पॉजिटिव वैल्यू ही चूज करना है, तो हम लोग यहाँ पर मॉड यूज करें या ना करें फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर देखो शुरू कहां से किया था? जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स वन, जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स टू, दिस फंक्शन x1 x2, और प्रूफ किया या x1 इक्वल्स टू x2। तो वहां से क्या प्रूफ है? सो क्या गया? सो जी कंपोज एफ इज 1 1। दिस ये देखो ये पिछला जो जितना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ये फंक्शन में, ये वन वननेस और ऑनटोनेस प्रॉपर्टी हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था? वन वननेस जैसे x1 और x2 हम लोगों ने एक सेट में लिया था, फिर fx1 इक्वल्स टू fx2 चूज किया था, फिर उसके बाद एक सॉल्व करके x1 इक्वल्स टू x2 आया था। तो अगर ये आया दैट मीन्स 1 1 होता है। ठीक है? यही केस हम लोगों ने यहाँ पर किया। यहाँ पर सेम केस ही है, फंक्शन का नाम सिर्फ चेंज हो गया, यहाँ पर जी कॉम्पोज एफ हो गया। ओके, तो जी कॉम्पोज एफ को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो कॉम्पोजिट फंक्शन में लिखा गया है। ठीक है? तो फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स वन की जगह एक्स वन बिठा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स गिवन है। तो एफ एक्स अगर एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा? एक्स वन होगा। एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा? एक्स टू होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चूज किया है, देखो एफ ऑफ एक्स वन इन प्लेस ऑफ एक्स वन जस्ट वी हैव रिटन एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू एंड देन आफ्टर दैट द जी फंक्शन इज गिवन एज mod x. So g of x1 will be mod of x1, g of x2 will be mod of x2. Okay. Now you have seen that the modulus part, this modulus sign is given here. So here the input set is natural number set. So we can't use any negative number. So if you can't use the negative number here, then this modulus sign actually is useless here. Okay. So no need to use this modulus sign. You can directly get the statement x1 equals to x2, and that is the property of the one oneness. So G compose F is 1 1 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, f एक फंक्शन दिया गया है a to b एंड g एक फंक्शन दिया गया है b to c। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। is 1 1 and onto, very good, 1 1 and onto। prove that g compose f is 1 1 and onto। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन दिया गया है, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन, जैसे f एक g एक, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, देखो ये f, ये सपोज a सेट, इट इज योर b सेट, इट इज योर c सेट, ओके। सो यहाँ पर x x x x ऐसा है, यहाँ पर fx आएगा। ये फंक्शन का नाम है, देखो f क्वेश्चन में दिया गया है a to b, इस फंक्शन का नाम है g। दैट मीन्स ये जो आउटपुट आएगा, देखो ये इनपुट किया गया, f of x आ गया, देखो यहाँ पर f of x, ठीक है। तो f of x का आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन का नाम क्या है, g है, तो दैट मीन्स g ऑफ इनपुट मीन्स fx। देखो यहाँ पर ये कॉम्पोजिट फंक्शन, ओके। तो दैट मीन्स इस ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन का नाम है g कंपोज f ऑफ x। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, g ऑफ fx, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेन थोड़ा याद रखना है, ये चेन कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, गिवन f such that a to b is 1 1 1 1 and 1 1, so for all x1 x2 belongs to a 1 1 होता है, तो हम लोग ये 1 1 से क्या लिख सकते हैं कि x1 और x2 अगर belongs to a होता है, this implies f of x1 equals to f of x2 and this implies x1 equals to x2। 1 1 होता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि f of x1 equals to f of x2 equals to this implies x1 equals to x2, क्योंकि ऑलरेडी तो 1 1 given है, we need not to prove this 1 1 is property for the f function as well। Similarly, g is b to c is 1 1, again, so that means यहाँ पर भी same, for all x1 x2 belongs to a, okay। so हो गया। so यहाँ पर f of x1 f of x2 ये दोनों बिलोंग करेगा किसमें, b में। देखो ये x1 तो f of x1 हो गया, ये x2 ये f of x2 हो गया, ये x3 तो ये f of x3 है। तो अगर x1 और x2 a सेट में बिलोंग करेगा तो f of x1 कहाँ में बिलोंग करेगा, b सेट में। f of x2 कहाँ पर बिलोंग करेगा, b सेट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, देखो ये f of x1 और f of x2 बिलोंग्स टू b, हो गया, ठीक है। देन फॉर ऑल ये लिख के रखो, f of x1 f of x2 बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब आओ यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि g कंपोज f is 1 1। we have to prove g compose f is 1 1। g compose f is क्या, 1 1। now for all x1 x2 belongs to g compose f is 1 1, that means g compose f function, इसके लिए इनपुट सेट कौन सा है, a, आउटपुट क्या है, a है कि नहीं। so that means अब देखो इनपुट हम लोगों ने x1 और x2 चूज किया है, कहां से, फ्रॉम a सेट। नाउ लेट फंक्शन का नाम क्या है, g कंपोज f, तो g कंपोज f ऑफ x1 g कंपोज f ऑफ x2 लिख सकते हैं ऐसे, just like your this property, this 1 1 is property है, तो you have solved this type of questions। so इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखो g of fx, that means यहाँ पर fx1 है,
तो दैट मीन g ऑफ f x1 या g ऑफ f ऑफ x2 हो गया है कि नहीं? सो यहां पर देखो ये f ऑफ x1 f ऑफ x2 g ऑफ f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की जगह में x1 और f ऑफ x2 की जगह में x2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखो एक पार्ट लिखा है कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, लिखा है कि नहीं? देखो दैट मीन्स f(x1) के जगह में x1, f ऑफ x2 जगह में x2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दैट मीन्स क्या, f ऑफ x1 के जगह में x1 और f ऑफ x2 के जगह में x2 लिखा है, लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ये g फंक्शन g11 है, g11 है कि नहीं है? तो अगर g11 है तो यहाँ पर देखो gx1 और gx2 है, तो g अगर 11 है तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2। अगर g11 फंक्शन होता है तो देखो f अगर 11 होता है, सपोज f इज 11, तो हम लोगों को क्या मिला था कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। उसके नेक्स्ट लाइन में क्या मिला था, x1 इक्वल्स टू x2। 11 है इसके लिए ये दोनों इक्वल मिल गया। नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, ये f फंक्शन जो है उसको एक्सक्लूड कर दो। यहाँ से करने के बाद फंक्शन को एक्सक्लूड करने के बाद जो डोमेन वैल्यूज होता है वो भी सेम होता है। दैट मींस नेक्स्ट लाइन में तुम x1 इक्वल्स टू x2 लिख लो, यहाँ पर भी सेम g फंक्शन यहाँ पर 11 है, यहाँ पर लिख लो सिंस g इज 11, क्वेश्चन में दिया गया है देखो g इज 11, दैट मींस नेक्स्ट लाइन में g को एक्सक्लूड कर दो, x1 और x2 डोमेन वैल्यू सेम हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो g फंक्शन शुरू किया क्या था ये ना, तो g कंपोज f इज 11। सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो x1 और x2, पहले ये fx1 को अगर जो f फंक्शन है वो तो 11 गिवन है, तो अगर f फंक्शन 11 होता है तो ऑब्वियसली f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 होगा, ठीक है? g फंक्शन भी 11 है, तो सेम यहाँ पर अगर हम लोग वही केस यहाँ पर फिर से रिपीट करें जैसे x1 और x2 है, g ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ x2, ओके, देन आफ्टर दैट x1, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। तो ये सब चीज ही हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइज किया है, ठीक है? और यहाँ पर भी लिख लो सिंस f इज 11, ये भी लिख लो सिंस f इज 1 f इज 11 है, इसलिए हम लोगों ने f ऑफ x1 की जगह x1 लिखा, f ऑफ x2 की जगह x2 लिखा। g भी 11 है, इसलिए हम लोगों ने g ऑफ x1 की जगह x1 लिखा, g ऑफ x2 की जगह में x2 लिखा। अगर 11 नहीं होता that you could not write this f of x1 equals to x1, f of x2 equals to x2. Okay, so if you want to get this idea, then this particular function needs to be 1 property, needs to be 1. Okay, then after that this f of x1 equals to f of x2, this implies x1 equals to x2 can be written. Okay, तो यहाँ पर देखो g कंपोज f भी 11 हो गया, क्योंकि हम लोग तो यही चेक करने के लिए चेक करना था मुझे, g कंपोज f इज 11। यहाँ पर भी देखो g कंपोज f हम लोगों ने लिया था, शुरू यहाँ से किया था और खत्म कहाँ पर हुआ है आके x1 इक्वल्स टू x2 में आके खत्म हो गया। दैट मींस क्या है, ये g कंपोज f भी 11 फंक्शन होता है, ठीक है? ये देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये चेन है, पहले से आ गया है ये सब, ओके? दैट मींस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। इसके लिए ये सब क्वेश्चन समझने के लिए तुम्हें पिछला जो वीडियोस हैं वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है? फंक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, कंपोजिट फंक्शंस का जो क्वेश्चंस है वो सब देखना पड़ेगा। देखने के बाद तुम्हें ये समझ में आएगा, इसलिए डायरेक्ट ये वीडियो मत देखो, उससे पहले जो वीडियो है उसको देखो, उससे पहले जो है उसको देखो। देखने के बाद जो है यू विल गेट द आइडिया दैट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चंस। ओके, तो जी कंपोज एफ तो यहाँ पर 1 हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अब आओ क्या दिखाना है अभी हम लोग को, जी कंपोज एफ ऑन टू है कि नहीं, है कि नहीं? नाउ ऑनटोनेस प्रॉपर्टी, नाउ ऑनटोनेस प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो, ए बी एंड सी आर
3 सेट्स। ओके, तो यहां पर सपोज x एक एलिमेंट है जो ए सेट में बिलोंग करेगा। x एक सेट है, सॉरी एलिमेंट है जो ए सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद y एक एलिमेंट ले लेते हैं जो b सेट में बिलोंग करेगा। z एक एलिमेंट ले लेते हैं जो c सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, सो यहां पर सिंस f सच दैट a टू b, एक फंक्शन f है जो a सेट और b सेट के बीच काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां से देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, अगर मैं x एक एलिमेंट लूं a में तो उसका इमेज क्या बनेगा, fx बिलोंग्स टू व्हाट, p, है कि नहीं। fx बिलोंग्स टू कहां पर जाएगा, सॉरी बिलोंग्स टू p। तो यहां पर तुमने देखो y एक एलिमेंट है जो b सेट में बिलोंग कर रहा है, यहां पर fx भी b सेट में बिलोंग करेगा। दैट मींस ये एक काम करो, उसको इक्वेशन नंबर ये नंबर 1 दे दो, उसको नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा, y इक्वल्स टू fx, इसको नंबरिंग 3 कर दो, क्योंकि देखो y एलिमेंट्स है b सेट में, बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसको हम लोगों ने y डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखो fx भी b सेट में बिलोंग करेगा। दैट मींस ये y और fx वो डिफरेंट चीज नहीं है, y और fx दोनों सेम ही है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही इस सेट में दो डिफरेंट एलिमेंट्स तो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर सब एलिमेंट्स का नाम तुमने y दिया है, ठीक है, और वही एलिमेंट्स का नाम अगर fx निकल गया, दैट मींस y और fx क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू fx मिल गया। नाउ सपोज ये सेकंड सेट में y बिलोंग्स टू क्या होता है, b होता है कि नहीं, y बिलोंग्स टू क्या, b, और z बिलोंग्स टू क्या होता है, c होता है। अब मैंने क्या किया कि g एक फंक्शन है जो b टू c जा रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखो ये जो चीज है ये है y क्या है, b सेट में है, तो उसका फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, अगर मैं y को b सेट पे ले लूं, दैट मींस ये इनपुट है। ठीक है ना, इनपुट है g के लिए, तो फर्स्ट वाला सेट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b टू c रहेगा, तो b सेट हो जाएगा यहाँ पर इनपुट सेट, और ये हो जाएगा आउटपुट सेट। तो इनपुट मैंने y लिया है, सो g ऑफ y फंक्शन का नाम g है, तो इसलिए g ऑफ y कहां पर मिलेगा, g ऑफ y बिलोंग्स टू z, सॉरी g ऑफ y बिलोंग्स टू c हियर, एम आई राइट, g ऑफ y बिलोंग्स टू क्या, c। अब देखो तुमने तो एक z एलिमेंट लिया था c में, कि c में जितना सारे एलिमेंट्स होगा उसका नाम जो है z है। अब यहां पर मिल गया कि g ऑफ y b c में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस ये g ऑफ y और z ये दोनों तो एक ही नाम है ना। यहाँ पर तो तुमने एज्यूम किया है कि z एक एलिमेंट है जो c सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस c सेट एक होता है, बड़ा सेट होता है, उसमें जितना सारे एलिमेंट्स होगा उसका नाम तुमने z ले लिया है सपोज। ठीक, अब कुछ काम करके यहाँ पर निकला कि अरे g ऑफ y जो है वो c सेट में बिलोंग कर रहा है, तो g ऑफ y c सेट में बिलोंग कर रहा है, z c सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस ये g ऑफ y और z ये क्या डिफरेंट चीज है क्या, तो सेम चीज होगा ना, सेम एलिमेंट्स होगा, दैट मींस सो g ऑफ y इक्वल्स टू क्या मिला, z मिला, है कि नहीं। अब g ऑफ y मतलब क्या था, देखो y मतलब क्या मिला था तुम्हें, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, y मतलब तो यहाँ पर fx मिला था, fx मिला था ना y को, दैट मींस y की जगह fx हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या मिला, z मिला, है कि नहीं, देखो है, तो g ऑफ fx इक्वल्स टू z। तो यहां पर देखो ये चीज थोड़ा नोटिस करो, यहाँ पर f फंक्शन में f फंक्शन जो है वो तो ऑनटो है, जब कोई भी फंक्शन ऑनटो होता है तभी y इक्वल्स टू fx हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
जी फंक्शन यहाँ पर ऑन टू है, इसलिए जी ऑफ वाई इक्वल्स टू जेड मिला। ठीक है, अब क्या होता है कि तुम्हें प्रूव करना है कि जी कंपोज एफ ये भी क्या होता है, ऑनटो होता है। दैट मीन्स देखो यहाँ पर ये एक सेट है, ए सेट, और डायरेक्ट ये जो है सी सेट, बीच में बी सेट जो है वो चला गया। अब फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर, जी कंपोज एफ सपोज। तो यहाँ पर इनपुट सेट है एक्स होगा, फंक्शन का नाम क्या है, जी कंपोज एफ। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा वो सब क्या आएगा, जी कंपोज एफ ऑफ एक्स आएगा। तो उसका यहाँ पर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जी ऑफ क्या होता है, एफ एक्स होता है कि नहीं, देखो तो है कि नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर सी सेट में हम लोगों ने बोला था कि जेड एलिमेंट्स बिलोंग करता है, ये सब जो है जेड जेड है। तो दैट मीन्स ये जो है ये भी तो जेड के साथ इक्वल होगा, तो जेड इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो जी ऑफ एफ एक्स मिला तुम्हें, यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट करोगे ये फ्रॉम द डोमेन सेट, दैट मीन्स फ्रॉम दिस ए सेट। ओके, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू चूज करोगे, तुम्हें आंसर किसका मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स का मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जितना सारे एलिमेंट्स होगा वो सब के साथ एक एक्स का क्या होगा, रिलेशन बनेगा। तो अगर ये सी सेट में हर एक एलिमेंट्स के साथ एक्स का एक रिलेशन बना, दैट मीन्स सेकंड सेट में कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं रह जाएगा जिसके साथ एक्स का या फिर ए सेट का कोई भी मैपिंग नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रह जाएगा तो क्या मिला तुम्हें, ऑनटोनेस प्रॉपर्टी मिला क्या, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो जेड एलिमेंट्स तो तुमने लिया था कि सी सेट में बिलोंग कर रहा है। अब जेड एलिमेंट इक्वल किसके साथ हो गया, जी ऑफ एफ एक्स के साथ हो गया, है कि नहीं। अब जी ऑफ एफ एक्स ये कहां से मिला, जब तुम एक्स का वैल्यू चूज करोगे तभी तुम्हें जाके जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो विदाउट द वैल्यू ऑफ एक्स यू कैन नॉट गेट द जी ऑफ एफ एक्स वैल्यू, है कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू चूज, जी ऑफ एफ एक्स का मिला, डिफरेंट एक्स का वैल्यू चूज, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आया। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू और g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक के साथ एक रिलेटेड है, देन आई थिंक इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रहेगा जिसके साथ x का रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ऑनटोनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखो g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जेड लिख सकते हैं ऐसे, देखो यहाँ पर डेरिवेशन भी हो गया, g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जेड। सो यहाँ पर ऐसे लिख लो साइड में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से, ए सेट। ठीक है, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन का काम ही होता है कि बीच में जो फर्स्ट सेट है उसको उठा दो, उठाने के बाद फर्स्ट सेट और थर्ड सेट में एक मैपिंग बनाओ। ठीक है, तो हो गया ये। सो जी कंपोज एफ, जस्ट राइट द लास्ट स्टेटमेंट। सो जी कंपोज एफ इज ऑनटो, जी कंपोज एफ इज ऑनटो। जी कंपोज एफ 1 भी प्रूफ हो गया, ऑनटो भी प्रूफ हो गया। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है इस सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछना मुझे, ठीक है, कमेंट पे, मैं फिर से ये डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब तुम्हें सपोज 1 प्रूफ करना है तब हम लोग क्या प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स जो है ये फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 दोनों के इक्वल सपोज मतलब एज्यूम करते हैं। उसके बाद अगर x1 और x2 इक्वल मिल गया दैट मींस 1 तो 1-1नेस प्रॉपर्टी में देखो हम लोगों ने यही किया है, सिर्फ फंक्शंस का नाम चेंज हुआ है। f के जगह यहाँ पर g कंपोज f ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, और बाकी सब तो सेम ही है, देखो हर जगह g कंपोज f, लेकिन x1 x2 सेम है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये 1-1नेस प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब ऑनटोनेस प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये सेकंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा रहेगा जिसके साथ ये जो फर्स्ट सेट है दैट मींस x का कोई मैपिंग नहीं है। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर तो f और g तो ऑलरेडी ऑनटो तो दिया गया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी ऑनटो है g f और g। तो यहाँ पर देखा है कि ये स्ट्रक्चर बना के लास्ट में मिला क्या मुझे, g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जेड। हम लोगों ने ऐसे ही रेंडमली
जेड एलिमेंट्स, सी सेट में जितना सारे एलिमेंट्स हैं, हम लोग नहीं जानते क्या एलिमेंट्स हैं, तो सी सेट में जितना सारे एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स को हम लोगों ने जेड नाम दे दिया। ओके, अब हम लोग जो है एल्गोरिथम फॉलो करके आए हैं, जेड को भूल गए, ठीक है, अब एल्गोरिथम फॉलो करके आए हैं, ठीक है, क्योंकि एफ और जी तो दोनों ही ऑनटो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट सेट में x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो y जो है b सेट में बिलोंग करेगा, ये z जो है c सेट में बिलोंग करेगा। देखो यहाँ पर ये देखो, अगर यहाँ पर x ए सेट में बिलोंग करेगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, fx आएगा। fx कहाँ पर आएगा, सेकंड सेट में आएगा, सेकंड सेट मतलब क्या है, b है, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर बी सेट में अगर y एलिमेंट्स मैंने नाम दिया है तो अब तुम्हें मिला क्या, fx, सब एलिमेंट्स का नाम यहाँ पर fx है बी सेट में, बट तुमने लिया है क्या, y है, तो ये जो y और fx है दोनों तो अलग अलग चीज नहीं हो सकता है ना, है कि नहीं। अगर एक सेट में अभिक है, ओके, तो मैं ही रहूंगा, मेरा नाम कुछ भी हो, अभिक, दोस्त लोग मुझे कुछ भी बोले, कोई अभिक बोलता है? कभी सपोज ये बोलते हैं कि नेता, डिफरेंट टाइप्स निकनेम में होता है, तो निकनेम कुछ भी हो, इंसान तो एक ही होता है ना यहाँ, तो यहाँ पर y बोलो या फिर fx बोलो, बात तो यहाँ पर सेम ही है। तो यहाँ पर देखो fx बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू fx। तो ये जो चीज है ये प्रूव करता है कि f फंक्शन ये ऑनटो है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद y एलिमेंट्स b सेट में है, तो यहाँ पर y जो ये g एक फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर y अगर b में है तो g ऑफ y कहाँ पर आएगा, c में आएगा, है कि नहीं, तो g ऑफ y c में आएगा, बट तुमने तो बोला है कि z c में है, तो दैट मीन्स क्या, g ऑफ y और z दोनों एक ही बात है। अब हम लोग कुछ जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें चले जाते हैं। देखो y का जगह fx लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने प्रूफ किया। अब g ऑफ fx इक्वल्स टू z, अब आ गया, देखो एकदम लास्ट सेट में आ गया, z में दैट मीन्स ये सी सेट में हम लोग नहीं जानते थे ना कि जेड में जेड का वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है, ये जेड का रिलेशन एक्स के साथ है कि नहीं वो तुम्हें प्रूफ करना था, ये तुम्हारा टारगेट था कि जी कंपोज एफ ऑनटो होने के लिए तुम्हें प्रूफ करना था कि जेड के साथ एक्स का कुछ रिलेशन है कि नहीं। अगर जेड के साथ एक्स का रिलेशन बन गया दैट मीन्स ये ऑनटो प्रूफ हो गया। अब देख रहे हैं, देखो जेड, देखो जेड मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट करते जाओगे, जी ऑफ एफ एक्स का आंसर मिलता जाएगा, तो जी ऑफ एफ एक्स का आंसर मिलता जाएगा, दैट मीन्स जेड का वैल्यू भी मिलता जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड और एक्स के बीच भी रिलेशन है, दैट मीन्स फर्स्ट सेट और लास्ट सेट में भी रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू डिफरेंट चूज करोगे, यहाँ पर जेड का वैल्यू भी डिफरेंट आ रहा है, तो ये भी ऑनटोनेस का प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू चूज कर रहे हो, z का वैल्यू मिल रहा है, दैट मींस व्हाट, z का कोई भी वैल्यू यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा जिसके साथ x का कोई मैपिंग नहीं है, क्योंकि z का वैल्यू ही तो तुमने निकाला है x का वैल्यू यूज करके, है कि नहीं, है कि नहीं। दैट मींस दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द ऑनटोनेस प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल आल्सो। ओके, सो ऐसे ही तुम्हें जब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तब तुम्हें ऐसे ही प्रूफ करके दिखाना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप दिस टाइप। ओके, अभी अब देखो रिलेशन में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने सॉल्व किया है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, मेरे साथ मेरा खुद का रिश्ता, ओके, रिलेशन बिटवीन मी एंड माई सेल्फ। फंक्शन में भी ऐसा होता है, जब जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक सेट में अगर मैं हूं दूसरे सेट में भी मैं हूंगा, तो दैट मीन्स मुझसे मेरा रिश्ता, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और फंक्शन में अगर ऐसा हो, फंक्शन में जैसे सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सेकंड सेट में भी मैं हूँ, तो मुझसे अगर मेरा मैपिंग हो जाए, मुझसे मेरा रिश्ता हो जाए, तो फंक्शन में उसको बोला जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड आइडेंटिटी, दैट मीन्स व्हाट, जो तुम इनपुट चूज करोगे आउटपुट का वैल्यू भी वही आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सपोज बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर रेगुलेटर में 1 चूज करोगे तो फैन का स्पीड भी 1 किलोमीटर पर आवर आएगा, 2 चूज करोगे तो 2 किलोमीटर पर आवर आएगा, 3 चूज करोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आएगा, 4 चूज करोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा।
तो ये जो तुमने फंक्शन मैपिंग बनाया है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो जब इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू सेम हो जाता है तब इस टाइप का जो फंक्शन है उसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर उसका डेफिनेशन तुम्हें लिखना है, डेफिनेशन लिख लो, आइडेंटिटी फंक्शन लिख के डेफिनेशन लिख लो, आइडेंटिटी एक नोट देके लिख लो, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है ये चीज, आइडेंटिटी फंक्शन, इफ एफ सच दैट ए टू बी then for all x belongs to b, sorry, x belongs to a, then fx क्या होता है, x का इमेज होता है, fx is also x, fx is also x for all x belongs to, this type of function is called, this type of function is called identity function. हो गया? That means यहां पर तुम x का वैल्यू 1 चूज करो, fx का वैल्यू क्या आएगा 1, x का वैल्यू 2 चूज करो, fx का वैल्यू क्या आएगा 2, x का वैल्यू 3 चूज करो, fx का वैल्यू क्या आएगा 3, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, आइडेंटिटी दैट मींस क्या है, सेम इनपुट और आउटपुट दोनों सेम। तो जब ये आइडेंटिटी फंक्शन तुम बोल रहे हो आइडेंटिटी, तब याद रखना ये आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड बाय, आइडेंटिटी फंक्शन जब हो जाए तब हम लोग एफ नहीं लिखते, एफ के जगह दूसरा चीज लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब ये फंक्शन किसी जगह दिखाई दे तो तुम देख के समझ जाओ कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। कैसे लिखते हैं, देखो आई एफ के जगह आई लिखोगे, आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ के जगह क्या लिखोगे, आई लिखोगे, याद रखोगे आई। और ये जो एक्स जो है ये तुम कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, ये सपोज ए सेट से, ए सेट से है ना, दैट मीन्स यहाँ पर आई ए एक्स ऐसे लिखोगे, आई ए एक्स, दैट मीन्स ये डिनोट कर रहा है कि ए सेट से तुम एक्स का वैल्यू चूज करो, तुम्हें आउटपुट ये मिलेगा आई ए एक्स, ठीक है, हो गया, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स ये डेफिनेशन है, जस्ट दिमाग में ये रखो, आइडेंटिटी फंक्शन कब होता है, जब इनपुट और आउटपुट का वैल्यू दोनों सेम निकल जाता है तब जाके ये आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, आई, ठीक है, आई, एफ नहीं आई, ठीक है। ये एफ ये भी एक फंक्शन ही है, आइडेंटिटी फंक्शन एक छोटा सा पार्ट होता है। अब हर फंक्शन को भी तुम एफ नाम दोगे, एक स्पेशल केस आइडेंटिटी मिल गया उसको भी तुम एफ नाम दोगे, तो देख के कैसे समझ में आएगा ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये फिर इसको स्पेशल कैरेक्टर है ना, ये तो स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये सपोज इंडिया में जितना भी लोग हैं, ठीक है, वो तो सेम है सेम है ना सब, जस्ट राइट टू इक्वलिटी है, एवरीवन इज इक्वल फॉर द लॉ, ओके, सो सब एक समान है। सो धीरूभाई अंबानी को तुम लोग ऐसे क्यों बोलते हो, ये अंबानी, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, ये रिचेस्ट पर्सन है हम लोग जो इंडिया में, तो इसके लिए अंबानी का नाम थोड़ा स्पेशल में बोला जाता है, अंबानी। तो वही उसको भी नॉर्मल सिविलियन के जैसा कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, तो नॉर्मल सिविलियन को उसका डेली इनकम होता है 300 रुपये, है कि नहीं, सपोज 300 रुपये, और अंबानी का डेली इनकम होता है 300 लाख, तो दोनों सेम कैसे हो गया, तो इसलिए स्पेशल कैरेक्टर जो है उसको स्पेशल ही रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर एफ तो जनरल है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आई, ठीक है, आई ए एक्स हो गया। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन रिलेटेड ही हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो,
if f such that r to r and g such that r to r, fx क्या दिया गया है x plus 1, gx क्या दिया गया है x minus 1. Prove that g compose f equals to f compose g equals to I r. ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है. अब देखो ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ इस सब क्वेश्चन लिख लिया. तो यहाँ पर देखो f सच दैट r टू r दिया गया है, वेरी गुड. और fx क्या दिया गया है x प्लस 1, g क्या दिया गया है यहाँ पर r टू, g r टू r, यहाँ पर gx क्या है x माइनस 1. ना तुम्हें बोला गया कि g कंपोज f ऑफ x निकालो. g कंपोज f ऑफ x, दैट मींस उसको हम लोग कैसे लिखते हैं पता है, g ऑफ fx. g कंपोज सीरियल वाइज, g सामने इसे fx, g ऑफ fx. g ऑफ fx के जगह हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो उसमें सॉल्व किया, fx के जगह कौन सा आएगा x प्लस 1, ठीक है कि नहीं. तो g ऑफ f x1 मतलब देखो g ऑफ x मतलब क्या है x माइनस 1. अब g ऑफ x के जगह क्या है x प्लस 1 है, दैट मींस इस x के जगह में तुम्हें क्या मिलेगा x प्लस 1 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं. देखो अब देखो इस x के जगह में x प्लस 1 है, तो इस x के जगह में भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 1. यहाँ पर दैट मींस दिस माइनस 1 इज ऑल्सो देयर, दिस माइनस 1 कैंसिल इक्वल्स टू x. तो यहाँ पर देखो इनपुट तुमने क्या चूज किया था x, आउटपुट क्या मिला x, है कि नहीं. So that means इस x को हम लोग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऐसे लिख सकते हैं. आइडेंटिटी का डेफिनेशन है देखो i ऑफ x इक्वल्स टू x के जगह यहाँ पर i ऑफ x लिख सकते हैं. और ये जो x तुम लोगों ने कहां से चूज किया था, कहां से चूज किया था, है कि नहीं, है यहां से चूज किया था r, दैट मींस i r x. तो ये i r x, ये g कंपोज f ऑफ x. सो बोथ साइड अगर x x कैंसिल कर दें तो ऐसे मिलेगा क्या, देखो g कंपोज f इक्वल्स टू i r x, और ये x तो हो गया, है कि नहीं. तो जैसे ये f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, बोथ साइड f है, उसके बाद x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है. यहाँ पर भी सेम होता है ना. तो ये हो गया g कंपोज f इक्वल्स टू i r. सिमिलरली f कंपोज g, है कि नहीं. f कंपोज g थोड़ा देखो तो यहाँ पर थोड़ा here f कंपोज g ऑफ x, है कि नहीं. so f कंपोज g ऑफ x मतलब कि f ऑफ gx. so f ऑफ gx मतलब क्या होता है x माइनस 1. तो इन प्लेस ऑफ gx यू शुड राइट x माइनस 1. अब देखो यहाँ पर f ऑफ x क्या है x प्लस 1 है, तो यहाँ पर तो x तो नहीं है, x की जगह क्या आ गया x माइनस 1 आ गया. तो इस x के जगह में भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 1 लिखना पड़ेगा. तो इस x के जगह में x माइनस 1 प्लस 1 तो है, आंसर इज 1. सो f कंपोज g ऑफ x, यहाँ पर इनपुट क्या है x. तो इसको भी हम लोग देखो i r x लिख सकते हैं, क्योंकि इनपुट तो वही रियल नंबर ही है ना, रियल नंबर ही है. तो यहाँ पर देखो f कंपोज g भी क्या मिला i r में मिला. सो g कंपोज f इक्वल्स टू f कंपोज g इक्वल्स टू i r. हो गया प्रूफ. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. सो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है. एंट्रेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चंस, ओके. और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. जितना ये सब क्वेश्चंस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है. और भी हम लोग करेंगे, ठीक है. यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस है, ओके. तो यहाँ पर देखो ये जो रिलेशन फंक्शन, दिस रिलेशन फंक्शन चैप्टर is very conceptual and very important chapter also. And let me tell you one thing, almost 44 marks in your class 12, okay, depend on this relation function chapter, okay.
if you have the clear concept regarding this relational function chapter, then this 44 marks can be achieved easily. Okay, this 44 marks actually, this calculus part is totally dependent on this relational function chapter. Okay, and the limit and derivative chapter of class 11 as well. Okay, so if you have the clear concept regarding this limit and derivative chapter, then the calculus part will be easiest part of this class 12. Okay, so just I always used to hear the same thing. This calculus part used to be very tough, and every students are facing a lot of problems in this calculus part, in this calculus chapters. Okay, but let me tell you one thing. When we will solve this calculus part as well, then you will see that calculus part, there is no other chapters in this 12th syllabus as easy as like the calculus part. Okay, there is no other chapters in this 12th class. So after that, you will see in this calculus part, you can solve any questions, whatever is given in your board exam, in your entrance exams also. Then you can see that all the questions can be done easily. Okay, and just I am giving you the assurance, okay, that this calculus part will be solved in such a way that all the questions regarding this calculus, regarding differentiation, integration, and the application of integration, application of differentiations. Okay, so that you can solve all the questions easily. So actually this for getting this concept, for making this calculus part as easy as possible, you have to solve the relation function chapter and the basic concept, limit derivative of class 11. Just recall this chapter here, limit and derivative. We will also discuss this limit and derivative, the basic concepts we will discuss. Okay, after that this calculus part will be started. Okay, so this relation function chapter is the basic foundation of your 12th study. Okay, so in your class in entrance studies, that you can see this many questions used to come from this relation function chapter, that you can see in the entrance questions also. Various questions used to come from this relation function chapter. So our next duty is to solve this bijective, this property of the function, and the equivalence property of the relations. So these two concepts are very, very important, and this composite functions as well. And this composite concepts is very important also. So just try to make it clear. Okay. So after that, we will move to the next one. Okay.